प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थी, 12th के बाद बहुत सारे विद्यार्थी अपने फ्यूचर के लिए बहुत चिंतित रहते हैं कि हम अब 12th के बाद क्या करें, किस विषय को लेकर के पढ़ें, किस जॉब की तैयारी करें, क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे ही कुछ विद्यार्थियों का लक्ष्य होता है यूपीएससी या पीएससी परीक्षा क्रैक करना। तो जिन विद्यार्थियों का लक्ष्य यूपीएससी पीएससी के लिए होता है तो उन्हें 12वीं के बाद से ही योजना बनानी पड़ती है। यद्यपि इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब स्नातक डिग्री, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, किसी भी विषय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आप 12th के बाद से ही अपनी दिशा निर्धारित कर लेते हैं तो यहाँ ग्रेजुएशन भी होती रहेगी और आपकी तैयारी भी होती रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम आपको इसी संदर्भ में पूरी बातें बताएंगे कि किन विद्यार्थियों को पीएससी यूपीएससी परीक्षा देना चाहिए। वैसे इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है, इनका पूरा सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, परीक्षा योजना क्या है, पूरा फुल डिटेल वीडियो होगा। इसको पूरा देखने के बाद आप अच्छे से निर्णय ले सकते हैं कि हम पीएससी परीक्षा दे सकते हैं या नहीं, और यदि देंगे तो हमको कितना पढ़ना होगा। तो इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। और हाँ, करियर गाइड से संबंधित और भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट है, उसे देखिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में करियर गाइड करके एक प्लेलिस्ट है, उसको देखिएगा। बहुत सारे वीडियो हैं, हो सकता है किन्हीं वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल आप ही का है, ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं अपने यूपीएससी और पीएससी की। तो यूपीएससी यानी लोक सेवा आयोग और पीएससी यानी राज्य सेवा आयोग। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी का सिलेबस थोड़ी सा बड़ा रहता है, क्योंकि वो पूरा राष्ट्रीय स्तर पे परीक्षा होती है उसकी। तो वहाँ पर जाकर के आपका थोड़ी सा सिलेबस बढ़ जाता है। और जो पीएससी लोक सेवा राज्य सेवा आयोग होती है, ये प्रदेश स्तर की परीक्षा होती है ना। और यूपीएससी में माइनस मार्किंग होती है और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। ये बेसिक अंतर थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में ज़्यादा डिटेल हम बात करेंगे पीएससी की, फिर आप यदि कमेंट करेंगे तो यूपीएससी के बारे में भी और अच्छे से डिटेल में बता देंगे। क्या है, एक ही वीडियो में अगर दोनों को सम्मिलित करके दोनों का सिलेबस बताएं, पाठ्यक्रम बताएं, दोनों की चर्चा करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अच्छे से बातें स्पष्ट न हो पाएंगी। तो देखिए, पीएससी की बात करें, राज्य सेवा आयोग की, है ना। तो इसकी जो परीक्षा होती है, इसमें किन विद्यार्थियों को देना चाहिए पहले मैं बताऊं। तो देखिए, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीएससी हो, इनको देने के बाद क्या बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, है ना। तो प्रशासनिक अधिकारियों का काम मतलब मुख्य दायित्व क्या होता है, खुद काम करने के अलावा कर्मचारी का काम होता है करना, खुद करना, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो वर्क भी करता है और टीम वर्क लीडर के तौर पर वह कार्य करता है। यानी बहुत सारे लोगों से काम करवाने का उसका मतलब उद्देश्य होता है और उसी के तरीके से उसका मतलब जॉब भी रहता है। यदि आपके अंदर में किसी कार्य को सुनियोजित सुव्यवस्थित करने की क्षमता है तो आप बेशक यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात, यदि बहुत सारी बातों को अच्छे से याद करने की क्षमता और समझने की क्षमता आपके अंदर है, विश्लेषण करने की क्षमता आपके अंदर है, तो आप बेशक यूपीएससी पीएससी की परीक्षा दे सकते हैं। ये तो मोटी मोटी बात है। बाकी आप सिलेबस और परीक्षा योजना जो चरण बताए गए हैं, इसमें हम आपको और क्लियर करेंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले राज्य सेवा आयोग की जो परीक्षा प्रणाली है वो कैसी होती है। तो परीक्षा योजना की बात करें तो इसमें पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा में जो अभ्यर्थी एलिजिबल हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं, चयन कर लिए जाते हैं, लगभग जो जितने रिक्त पद होते हैं उसका 20 गुना करके मुख्य परीक्षा में उतने अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जाता है। तो पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप आधारित होती है, ओएमआर सीट वाली होती है। इसके बाद होती है मुख्य परीक्षा, जो प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करके और जिनका चयन हो गया है वो मतलब मुख्य परीक्षा में जाते हैं। इसमें वर्णनात्मक क्वेश्चन आते हैं और इसके बाद जो उसको भी क्वालिफाइड कर लेते हैं, है ना, तब जाकर के आपका इंटरव्यू होता है और फिर सिलेक्शन होता है। अभी डिटेल में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। जो प्रारंभिक परीक्षा है, कैसे ये परीक्षा होती है और कितने पेपर होते हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में
दो प्रश्न पत्र होते हैं। दो प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र होता है सामान्य अध्ययन का, जनरल स्टडी का, है ना, 200 अंक का होता है और 100 प्रश्न आते हैं और 2 घंटे का होता है। अभी सिलेबस बताऊंगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, इसमें भी 100 प्रश्न होता है और 200 अंक का 2 घंटे का होता है। ये सामान्य अभिरुचि परीक्षण का होता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो राज्य सेवा आयोग है उसमें जो प्रारंभिक परीक्षा का पहला प्रश्न पत्र है उससे चयन सूची बनती है। द्वितीय प्रश्न पत्र केवल पात्र होने के लिए, एलिजिबल होने के लिए है। लेकिन राज्य वन सेवा आयोग में है ये द्वितीय प्रश्न पत्र के भी अंक जोड़ करके मुख्य परीक्षा के लिए बनाए जाते हैं। और न्यूनतम अंक सामान्य उम्मीदवार को 40% जरूरी है यहाँ पर, और जो आरक्षित संवर्ग होता है उसके लिए 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना जरूरी होता है। इसके बाद फिर मेरिट से चयन होता है, ठीक है ना। प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है, इसमें जो सामान्य अध्ययन का पहला पेपर होता है, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं। भारत का इतिहास, पूरी इतिहास की बातें हैं इसमें, है ना। फिर मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य, सब कुछ इसमें। भारत मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, उनका कैसा कल्चर है, उनकी कैसी संस्कृति है, क्या सांस्कृतिक धरोहर, ये सब। फिर भारत का भूगोल, यानी आप देखेंगे कि आपको सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा, सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा और बहुत कम समय के अंदर ये तैयारी करनी पड़ेगी। फिर मध्य प्रदेश का भूगोल, है ना, ये सब बातें। फिर मैं एक बात और बताऊंगा कि आप ये सब तैयारी कैसे और कहाँ से कर सकते हैं ना। फिर मध्य प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, मतलब पूरी यहाँ पर नागरिकता वाली बात है। और यहाँ पर भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, तो यहाँ अर्थशास्त्र के बारे में भी आ गया पूरा डिटेल में, है ना। तो ये सब देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा फिर विज्ञान में, तो विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, तो इसमें पूरी विज्ञान के बारे में, भले आपके जो जो टॉपिक दिए गए हैं एक एक टॉपिक करके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो 10वीं स्तर की विज्ञान है वो सब शामिल है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं जो हुई हैं करंट वाली, है ना, ये पूछी जाती हैं। फिर सूचना एवं प्रौद्योगिकी, है ना, इसमें इसके बारे में। और पूरा मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, सभी कुछ आपको मतलब ऑलराउंडर बनना पड़ता है। सभी एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आपकी तैयारी हो पाएगी। इसके बाद देखते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण, इसका भी पाठ्यक्रम। तो इसमें बोधगम्यता, जीवन शैली, है ना, प्रतिबल, संचार कौशल, तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता, और थोड़ी सा इसमें सामान्य मानसिक योग्यता के अलावा कुछ सांख्यिकी से तात्पर्य, जो चार्ट वगैरह, आंकड़ों की पर्याप्तता, और फिर हिंदी में भाषा बोध इत्यादि। तो ये था प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस, आपने देखा। और बात भी समझ में आ गई होगी कि आपने कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं तक की जो बातें पढ़ी हैं, अर्थशास्त्र में, समाजशास्त्र में, सामाजिक विज्ञान में, वो सभी बातें कवर हो गई हैं। तो ये तैयारी को करने के लिए आपको इन पुस्तकों का भी सहारा लेना पड़ेगा। एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर करके नोट्स बनाते हुए पढ़ना होगा। अब बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा की। इसमें वैसे बेसिक 6 पेपर होते हैं, लिखित होते हैं। कैसी परीक्षा की योजना है, चलिए जाने लेते हैं इसको भी। तो इसमें 6 प्रश्न पत्र होते हैं, जिनमें से पहला पेपर जो होता है, पहला पेपर सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र के नाम से जाना जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, पहला इतिहास और दूसरा भूगोल। और इतिहास भी 150 अंक का होता है, भूगोल भी 150 अंक का होता है। और 3 घंटे की अवधि होती है, हिंदी और या इंग्लिश माध्यम हो सकता है लिखने का, आंसर देने का। द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, वो भी सामान्य अध्ययन का द्वितीय प्रश्न पत्र। इसमें राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र आता है, 150 अंक का, है ना। 3 घंटे इसमें भी समय रहता है। फिर सामान्य अध्ययन का तृतीय प्रश्न पत्र, इसमें अर्थशास्त्र होता है, विज्ञान, तकनीकी, जनस्वास्थ्य, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान इत्यादि, ठीक है। तो ये पहले, दूसरे और तीसरे पेपर हुए। इसके बाद इसमें देखिएगा ये चतुर्थ पेपर जो होता है, चतुर्थ पेपर इसमें आता है असल में दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, केस स्टडी इत्यादि भी इसमें शामिल रहती है। सिलेबस में और आप क्लियर हो जाएगा ये। और इसका दूसरा खंड होता है
तो इसमें उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास, केस स्टडी, और 5वां पेपर होता है सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का, और 6वां पेपर भी होता है हिंदी निबंध लेखन, प्रारूप लेखन इत्यादि का। तो ये जो हिंदी का पेपर है 200 अंक का है और निबंध लेखन का 100 अंक का है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर, और जो इंटरव्यू होता है साक्षात्कार 185 अंक का। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 1685 अंकों से आपकी मुख्य परीक्षा की मेरिट लिस्ट बनती है और इसके आधार पर साक्षात्कार के लिए चयन किया जाता है। तो अब जो 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर जो कैसे होते हैं, इनका एक प्रकार से आपको ब्लूप्रिंट भी बता दूं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगी बात कि कैसे कैसे प्रकार के प्रश्न आते हैं, लघु उत्तरी कितने, दीर्घ उत्तरी कैसे, निबंधात्मक प्रश्न कितने आते हैं, ये सब भी आप जान लीजिए। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन का यहाँ पर देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र दोनों के खंड आ और खंड बा में विद्यार्थी हिंदी अथवा इंग्लिश में उत्तर लिख सकते हैं, और तीनों में जो पूर्णांकों का वर्गीकरण होगा वो सेम होगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न पत्र जो होगा सामान्य अध्ययन का, उसमें अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की संख्या 15, 10, 5 होगी, और अति लघु उत्तरी प्रश्न 2-2 अंक के होंगे, लघु उत्तरी 7 अंक के होंगे, दीर्घ उत्तरी 10 अंक के होंगे। यहाँ प्रश्नों की शब्द सीमा भी दी गई है, तो अति लघु उत्तरी 20 शब्द के रहेंगे, लघु उत्तरी 60 शब्द के रहेंगे, दीर्घ उत्तरी पूरा निबंध ही रहेगा 200 शब्द के होंगे, और यहाँ पर 150 अंक का होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा पेपर आपने देख लिया, और चतुर्थ प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में आ और बा दोनों में उत्तर हिंदी या इंग्लिश माध्यम में लिख सकते हैं, और दोनों में पूर्णांक का विवरण कुछ इस प्रकार रहेगा, ब्लूप्रिंट इस प्रकार होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले करके रख सकते हैं। यह भी पेपर 150 अंक का ही होगा। अब पंचम प्रश्न पत्र हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा, हिंदी माध्यम में ही लिखा जाएगा, और 6ठा पेपर हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन का, ये भी हिंदी माध्यम का होगा, जिसका विवरण कुछ इस प्रकार है कि प्रथम निबंध, द्वितीय निबंध और प्रारूप लेखन और प्रतिवेदन, ये सब चीजें आएंगी प्यारे विद्यार्थियों। देखिए प्रथम निबंध 1000 शब्द, द्वितीय निबंध 500 शब्द, कितने बड़े बड़े आएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होगी स्पीड की। तो ये जो आपका है, जो पेपर, जो 6ठे पेपर है ना, 6 के 6 पेपर हैं, उनका हमने आपको ब्लूप्रिंट बता दिया है एक प्रकार से। अब इसका आपको सिलेबस चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिलेबस भी देख लीजिए। तो जो इतिहास है, प्रथम प्रश्न पत्र जो इसका जो दिया गया है उसमें खंड आ इतिहास है ना, तो इतिहास में देखिए भारतीय इतिहास इकाई 1 में हड़प्पा सभ्यता वगैरह ये सब रहेंगी, है ना। इकाई 2, इकाई 3, एक एक पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं। इकाई 4, इकाई 5, इकाई 5 मध्य प्रदेश की प्रमुख रियायतें, सब कुछ आपको मिलेगा देखने को, सब कुछ। एक तरफ से आपको कुछ नहीं बचा है, सब चीज़ की जो सामाजिक विज्ञान है उसकी अच्छी तैयारी होना चाहिए, अर्थशास्त्र की, भूगोल की, राजनीति की, है ना। तो ये भूगोल के बारे में प्रथम प्रश्न पत्र का जो खंड बा है भूगोल, उसका सिलेबस कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। तो यहाँ पर एक एक करके आप अच्छे से इनको नोट भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, तो और अच्छा रहेगा। और नोट भी करना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए, और जो जो तैयारी होती जाए उसको टिक कर सकते हैं। अब आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि कितना पढ़ना होगा। एक एक टॉपिक के लिए समझ लीजिए कि एक एक इकाई कवर करनी पड़ेगी, इतना ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें अपन को घबराना नहीं है, मतलब हतोत्साहित नहीं होना कि इतना सारा पढ़ना है। यदि आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको आसान सा लगने लगेगा सब चीज़ें, है ना। तो ये जो हुआ आपका ये सिलेबस है, और द्वितीय प्रश्न पत्र का सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में यहाँ पर संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति के प्रशासनिक संरचना, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, यहाँ पर जो है लोकतंत्र की विशेषताएं वगैरह। इसलिए कहा जाता है जो 8 संकाय के होते हैं, कला संकाय के, उनके लिए PSC और UPSC कुछ आसान होती है। वैसे साइंस वाले भी योजनाबद्ध पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी आदत योजनाबद्ध तरीके से पढ़ने की होती है। तो यहाँ पर इकाई 4 तक का हो गया, है ना। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इकाई 5 का कुछ इस प्रकार से सिलेबस है, इकाई 5, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं।
और इकाई 5 में कुल मिलाकर के लोक प्रशासन के बारे में ज़्यादा चर्चा की गई है। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ और महिलाओं का योगदान, पूरा हर टॉपिक कवर किया गया है। द्वितीय प्रश्न पत्र में समाजशास्त्र का देख लीजिए। समाजशास्त्र का सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। पूरी समाजशास्त्र जो 11th to 12th में है वो आपने पढ़ी है। कॉलेज स्तर पर जो पढ़ेंगे वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो 12th के बाद आप पहले स्नातक कर लें। स्नातक करने के बाद आप ये परीक्षा 3 साल का और मिल जाएगा समय, तो और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, तभी ये सब चीज़ें संभव है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इकाई 5 मानव संसाधन विकास सामाजिक कल्याण योजना, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पूरा एक एक प्रकार से कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा जो आपको ना पढ़ना पड़े। तृतीय प्रश्न पत्र अर्थशास्त्र, पूरी अर्थशास्त्र के बारे में सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, विकसित भारत, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, कृषि में योगदान, है ना, चुनौतियाँ, घटती उत्पादकता, ये अब कर प्रणाली के ऊपर कराधान नीति परिदृश्य। फिर इकाई 3 में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन करना। ये कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक्स है, सोशलॉजी है ना, और पॉलिटिकल साइंस है, इन सभी का अच्छे से अध्ययन आपको करना होगा। मध्य प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास, ये सब बातें हैं, इनको अच्छे से आप नोट कर सकते हैं। फिर कुछ हद तक इसमें सांख्यिकी, डेटा प्रायिकता, इसमें माध्य मध्यिका, बहुलक, है ना, ये चीज़ों के बारे में भी थोड़ी सा है। मैथ्स का बहुत थोड़ी सा छोटा सा भाग आपको देखने को मिलेगा, मैथ्स ज़्यादा नहीं है। फिर विज्ञान है तृतीय प्रश्न पत्र में, खंड बा में विज्ञान एवं तकनीकी स्वास्थ्य, है ना, तो इसके बारे में सामान्य विज्ञान के नाम से है। तो लेकिन कुल मिलाकर के जो प्रश्न है वो बहुत अंदर से सूक्ष्म रूप से पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको गहराई से पढ़ना है, एक एक पढ़ना है। फिर कंप्यूटर विज्ञान, कोई भी फील्ड नहीं बचेगा कि जहाँ से आपके प्रश्न आ रहे हों। कंप्यूटर विज्ञान में बेसिक बातें आप देख सकते हैं। वैसे जो PGDCA DCA वगैरह करता है, वैसे उनसे ये सब चीज़ें तो बनती होंगी। अब इसमें देखते हैं गणितीय विज्ञान में संख्या पद्धति, है ना, गुणनखंड, लाभ हानि प्रतिशत, यानी सामान्य गणित की बातें होती। फिर यहाँ पर आयुर्वेद के बारे में भी बेसिक जानकारी होना चाहिए। ऑलराउंडर बनाने का प्रयास रहता है, कह सकते हैं। इकाई 4 देखिएगा, इकाई 4 में भी यहाँ पर फिर स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जो स्वास्थ्य योजना परियोजना होती हैं वो सब बताएगा। इकाई 5 है ना, भारतीय परंपरा, संस्कृति, पर्यावरण इत्यादि, है ना, ये पूरा यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं। एक एक टॉपिक कवर करना पड़ता है। जल संरक्षण, फिर चतुर्थ प्रश्न पत्र दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, केस स्टडी इसमें शामिल रहते हैं। भारतीय दर्शन, समाज सुधारक, है ना, ये सब इसमें आते हैं। राष्ट्रीय निर्माण की नैतिक अवधारणाएं, इकाई 2-3 में मानवीय व्यवहार, मनोचिकित्सा, साइकोलॉजी जिसे कह सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें शामिल रहती। मानवीय व्यवहार, मनोचिकित्सा, इसमें पूरी अभिलक्षणता, क्षमता, मनोवृत्ति, संवेगिक बुद्धि, लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य, इकाई 4 कहलाई। और इकाई 5 में केस स्टडी भी शामिल है ना। तो अब इसके बाद चतुर्थ प्रश्न पत्र में खंड बा उद्यमता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी, इसमें इकाई 1 उद्यमता, अवधारणा एवं विकास, इसका पूरा दिया गया। फिर इकाई 2, इकाई 3 प्रशासन एवं प्रबंधन, सब चीज़ इसमें लोक प्रशासन के बारे में कहा गया है, तो वित्तीय प्रबंधन इत्यादि। फिर इकाई 4 में समग्र व्यक्तित्व का विकास, है ना, इसका शेष यहाँ पर है। फिर इकाई 5 में ही कुछ भाग केस स्टडी का दिया गया है ना, केस स्टडी। अभी इसके प्रश्न वहाँ पर आएंगे। फिर इकाई 5 में समान हिंदी व्याकरण, यहाँ पर स्नातक स्तर पर उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए हिंदी के पूरी डिटेल आती है। रस, छंद, अलंकार, है ना, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना, संधि, समास, विराम चिन्ह, लोकोक्ति, मुहावरे, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, पूरी हिंदी की व्याकरण पल्लवन करना। फिर कुछ है मध्य प्रदेश की बोलियाँ, अपठित गद्यांश इत्यादि, ये सभी बातें होती। फिर निबंध लेखन, ये बड़ा टॉपिक होता है
1000 शब्द में निबंध। तो यहाँ पर देख सकते हैं भिन्न भिन्न टॉपिक दिए गए हैं। तो इन बिंदुओं पर आपको निबंध लिखने का अच्छे से अभ्यास कर लेना चाहिए, अच्छे शब्द रहना चाहिए, अच्छी शैली होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस हुआ। उम्मीद है आपने सिलेबस समझ लिया होगा। तो प्यारे विद्यार्थी, जैसा आपने देखा सिलेबस पर कि पूरी एक एक बातें डिटेल में आपको पढ़नी पड़ेगी। एक एक पॉइंट अच्छे से यदि पढ़ेंगे, एक एक इकाई कवर करनी होगी तो आपके लिए कुछ कठिन नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। विद्यार्थी ही आगे चल करके अच्छे अच्छे पद पर सुशोभित होते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं अभी से आपके लिए है। आप अभी 12th में हैं। 12th के बाद 3 साल आपका जो ग्रेजुएशन होगा, उसी के दौरान यदि आपने टारगेट बना करके रखा है तो निश्चित तौर पर आप मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। आप सफल हों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके मन में जो भी प्रश्न हो ज़रूर लिखिएगा। हम यथासंभव आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय, जय हिंद।